वो मैं आपको दे दूंगा। उन क्वेश्चंस को आप फिर लिखेंगे अपनी तरफ से। फिर बाद में, या आप अपनी तरफ से भी नहीं लिखेंगे तो पहले मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा आपसे कि क्वेश्चन कैसे है, इसको कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या मांग है इसकी, कौन कौन सी बातें इसमें आनी चाहिए। मैं आपको रफली एक इसका आइडिया दे दूंगा, जैसे मैं दे देता हूं। और फिर आप क्या करें, अगले दिन वो सवाल के आंसर लिख के मुझे भेज दें। मैं उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि अब तक बहुत हौच पौच हो रहा है इसी में। उसमें केवल वही लोग होंगे जो मेंस आंसर राइटिंग करना चाहेंगे, जो इसमें शामिल होंगे। इसलिए मेंस आंसर भी केवल उन्हीं से शेयर भी किए जाएंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड हैं, तो फिर उन्हीं के साथ होना चाहिए। तो एक मैं अलग ग्रुप बना लूंगा मेंस आंसर राइटिंग जीएस के नाम से। उसमें मैं ऐड कर दूंगा सब लोगों को। फिर उसमें आप अपने आंसर्स भेज देना। मैं उन आंसर्स को वहां पर देख लूंगा, चेक कर लूंगा, और फिर आपको मॉडल आंसर उसका एक दे दिया जाएगा मेरी तरफ से, कि इस क्वेश्चन का ये मॉडल आंसर है, इसमें ये लिखा जाना चाहिए पूरे सही तरीके से, जैसे मैंने आपको एक मॉडल आंसर लिखवाया भी है। वो मॉडल आंसर आपके नोट्स के रूप में आपके पास होगा, क्योंकि उसमें एक ब्रॉडर लेवल पर कॉन्सेप्ट क्लियर की गई होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो अब वो टॉपिक 3 बार रिपीट हो गया आपके साथ में। एक बार जब आपने पढ़ा, एक बार दूसरी बार जब मैंने उसे बोर्ड पे समझाया आंसर करते हुए, उसका स्ट्रक्चर खींचते हुए, एक बार जब आपने लिखा, और एक बार जब मैंने आपको फिर वो आंसर लिख के दिया। 4 बार हो गया टॉपिक। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं, इसमें चाहे जो क्वेश्चन आ जाएगा आप उसे लिख जाओगे, चाहे वो जैसा भी हो। मैंने आज इस पर विचार किया है, ये मेरा आपको सुझाव है। बाकी आप बताइए क्या कर सकते हैं, मैं तो इस तरीके से चलना चाहता हूं। सर मुझे जरूर ऐड कर लेना। ठीक है, बताइए कोई और सुझाव है ना। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये, जैसे हम लोग इसमें साथ साथ में ऐसे भी रख रहे हैं, तो हर रोज आप आंसर राइट नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है। क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा पहले। और ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, फैक्ट है ये। क्लास में 56-57 लोग हैं, 56-57 में, लेकिन एक दो को छोड़कर बाकी कोई इस स्थिति में नहीं होगा कि फॉलो थ्रू में एग्जैक्ट आंसर लिख पाए। आपको सीखना ही है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। ऐसा भी हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज भी ना हो अभी पढ़ने के उतने बढ़िया लेवल पर, हेल्दी रिसोर्सेज ना हो जिससे आप नॉलेज ले सकते हो। जैसे ल्यूसेंट पढ़ ली, घटना चक्र पढ़ ली, कुछ भी नहीं होगा उससे। प्रीलिम्स तो निकलेगा ही नहीं, मेंस तो आने की बात बहुत अलग रही। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के पास हेल्दी रिसोर्सेज ना हो, तो फिर आपको पढ़ने में भी समय लगेगा, इकट्ठा करना, फिर सेल्फ से पढ़ना, फिर पढ़ के वो अंडरस्टैंडिंग बना लेना जो कि मेंस के लेवल की होती है, और फिर उसके बाद आंसर राइट करना। इसलिए डेली बेसिस पर नहीं हो सकती है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं, मैंने ये भी सोचा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग आंसर राइटिंग का रखें, और 2 दिन हम लोग एस्से के ऊपर चर्चा करें। रोज, हर वीक में 2 दिन, 3 दिन रखें हम लोग आंसर राइटिंग, और 2 दिन रखें हम लोग एस्से। क्या ये सही है? यस सर। सर अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो कोई इशू नहीं होगा सर, आराम से कवर हो पाएंगे। हाँ, डेली बेसिस पे, देखो डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग नहीं होगी, कर नहीं सकते आप, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, एक दिन आंसर आंसर लिखा, एक दिन हमने निबंध कर लिया, फिर उससे अगले दिन आंसर लिखा, फिर उससे अगले दिन निबंध कर लिया, फिर उससे अगले दिन आंसर लिख लिया। 5 दिन हमारे कंप्लीट हो गए। एक दिन छोड़ के एक दिन चलता रहा, तो एक दिन ऐसे में गए, एक दिन आंसर राइटिंग में गए। इससे आपको पढ़ने के लिए भी समय मिल जाएगा, और दोनों चीजें चलती भी रहेंगी साथ साथ। दोनों चीजों को आप एक साथ में
प्रैक्टिस में लेके भी आते रहोगे। क्या ठीक है ये चीज? सर हेल्दी रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपने अभी बोला। हेल्दी रिसोर्सेज होती हैं अच्छी किताबें। और किताबें तो रेफर की ही नहीं आपने। अगर मैं किताबें रेफर करूं तो बड़े गड़बड़ हो जाएगी, उसका मतलब कोई बनेगा नहीं। तो देखो पता कैसे चलेगा कि रियलिटी, आपके रिसोर्सेज हैं। देखो रियलिटी एक्चुअली ये है, इसको थोड़ा सा समझना। कोई भी किताब, कोई भी बुक, ध्यान से सुनना, कोई भी बुक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई। जितनी भी किताबें आपको दिखती हैं बाजार में वो सब लिखी गई हैं एकेडमिक के लेवल पे। आप लॉ की पढ़ते हो, दोज ऑल बिलोंग्स टू एकेडमिक लेवल। जीएस की किताबें हैं, हिस्ट्री की पढ़ लो, ये पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, ये पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, दुनिया भर की कुछ भी पढ़ लो, सब एकेडमिक लेवल के लिए लिखी गई थी। कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए कोई नहीं लिखी गई, उसको ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा गया कुछ भी। आपको करना क्या है, एकेडमिक लेवल की बुक में से कंपटीशन लेवल की चीजों को छांटना है और उनको छांट के लिखना है। इसीलिए जो किताब होती है आपकी एकेडमिक लेवल की, अगर वो 100 पेज की किताब है तो उसमें आपके काम की केवल 10 पेज का ही मामला है। आपका जो मैटर है, जो आपको चाहिए कंपटीशन में, वो केवल 10 पेजेस का आएगा, इतने में ही काम हो जाएगा। लेकिन पढ़ने आपको वो 100 के 100 पढ़ेंगे। अब बताओ क्या बताऊं, मैं अपना बताऊं तो मैंने किसी भी विषय के लिए, किसी भी विषय के लिए ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है जो नहीं पढ़ी है। शायद हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के एक पार्ट के लिए, क्योंकि ये मेरा मेंस में ऑप्शनल विषय भी रहा, आईएएस में भी, पीसीएस में भी, दोनों में, तो शायद एक सब्जेक्ट के लिए 13 से 14 किताबें, मतलब एक पार्ट के लिए। और मॉडर्न इंडिया के लिए तो उससे भी थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। जब सब कुछ पढ़ लिया तब मैं ये समझ पाया कि बहुत बिखरा हुआ है सब। ऐसे ही ज्योग्राफी के लिए, ऐसे ही इकोनॉमी के लिए, सब विषयों के लिए। लेकिन आपके पास वो समय है ही नहीं, ना आपके पास समय है, ना ही आप पढ़ पाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि कहीं से भी आपको एक समझ बन रही हो अगर किसी भी किताब को पढ़ने से, विषय की, तो आप उसको लेके पढ़ लीजिए। लेकिन पढ़िए एक ही। एक किताब को 10 बार पढ़ना और 10 किताबों को एक बार पढ़ना, इसमें बेटर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लो। दैट्स इट। कोई भी ले लो, मैं किसी का नाम आपको नहीं बता सकता। और आपको ये सोच रहे हो कि एक किताब से आपको वो नॉलेज और वो सब आ जाएगा कि आप बिल्कुल सब कुछ कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। ये इल्यूजन है, ठीक है ना? इसलिए हमेशा एग्जाम दिया जाता है आधी तैयारी से, कभी पूरी तैयारी से दिया ही नहीं जाता। जो आप सोच के चलते हो वो कभी पूरा नहीं होता। आप ये सोच के चलोगे ना, ये मैं परफेक्शन के साथ एग्जाम दूंगा या दूंगी, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग सब, अगर ऐसा हो गया तो आप टॉप करोगे, ये मैं लिखित में दे सकता हूं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ये और बहुत सर जो जरूरी है। टॉप करते हैं बच्चे वो कहाँ से पढ़ते हैं? उनको, देखो, जो लोग टॉप करते हैं ना, वो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू आए हुए होते हैं। एकदम से कोई टॉप नहीं करता है। जैसे मैं कुछ टॉपर से मिला हूं जिनकी रैंक 1 है यूपीएससी में, कुछ नहीं, 4-5 से, बल्कि 2015 से लेके और 2021-22 तक के टॉपर्स से। मेरठ में ही उनकी पोस्टिंग है, अब तो चले गए यहां से, लेकिन मेरठ में ही थी इस साल तक। एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं वो। तैयारी इसलिए एक प्रोसेस के थ्रू होती है
अचानक से तैयारी नहीं होती यकायक से कि भाई ठीक है आज हमने मन किया कि आज जज बनना है या आईएएस बनना है। मैं तो आईएएस के टॉपर्स की बात कर रहा हूं। वो बनना है तो फिर आप 4 महीने 5 महीने 6 महीने पढ़ो या 1 साल बनो, पढ़ो और बन जाओ ना, बिल्कुल नहीं होगा। आपको कई साल लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, आप धीरे धीरे खुद में सुधार करते रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी और एक दिन आप उस लेवल पे आराम से पहुंच जाओगे अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो। इसलिए हमेशा पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है, जिन लोगों को बहुत जल्दी होती है वो खाली होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, ये फैक्ट है। रीजन उसका इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसको समझा ही नहीं है जिसके लिए वो जा रहे हैं। किसी भी चीज को बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुम्हार जो बर्तन बनाने वाले लोग होते हैं वो मिट्टी को बहुत मेहनत से बनाते हैं तब जाके बर्तन बनता है, इतना आसान नहीं। और ये तो जिंदगी बनाने वाली बात है। सर वो जल्दीपन भी इसलिए होता है क्योंकि वो डर रहता है कि समय खो देंगे और और उसका खराब होगा फिर, और और रिजल्ट खुएगा। उसका कुछ निश्चित नहीं है ना कि अगर हम 10 साल भी दे रहे हैं किसी चीज को तो वो मिल दस ही साल की जाए। जरूरत ही नहीं है। सर एग्जाम्पल के लिए। जब हम लोग जब हम लोग बहुत जल्दी में होंगे तब चीजें अधूरी करेंगे। अधूरी चीजों से कभी रिजल्ट पूरा आएगा ही नहीं, इसलिए फिर वहीं आ गए। कीड़ा था, रोज रात को चढ़ता था, दिन में चढ़ता था, रात को फिर उतना ही नीचे आ जाता था, रिजल्ट जीरो हुआ। इसलिए कोशिश क्या करनी चाहिए, भले ही देर से हो जाए, ये बात ध्यान से समझना, मानना भी इस चीज को। भले ही आपको कोई चीज 10 मिनट देर मिल जाए, देर से मिल जाए, 1 घंटा देर से मिल जाए, लेकिन वो मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं बस ये ले ही लेनी है, बस ये ले लेनी है और अभी ले लेनी है, 2 मिनट बाद ही ले लेनी है, अभी चाहिए एकदम से। इम्पॉसिबल है। तो आपके वो सब एफर्ट भी फ्यूटाइल होंगे, बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, वो आएगा ही नहीं। समय देखो, पैसा चला जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो फिर से आ सकती है। समय गया बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, 1 सेकंड निकल गया, अब ये हमारा सबका गया, अब ये वापस लौट के नहीं आना, चाहे जो कर लो। इसी सच्चाई को समझ के तैयारी करनी है आप लोगों को। अगर इसको समझे तो क्रॉस कर जाओगे और इसको नहीं समझे तो मामला फंसेगा। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि अपने आप को समय दो, अगर आपके पास समय है तो। और समय देके बिल्ड करो खुद को, धीरे धीरे, ब्रिक बाय ब्रिक, और अपने आप को बिल्ड करते चलो। और फिर पेशेंस के साथ, बड़ा दर्द होगा, बड़ा चीजें होंगी, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लेकिन सहना, क्योंकि जरूरी है ये मेच्योरिटी लेके आएगा। और ब्रिक बाय ब्रिक अपने आप को बनाते चलिए। फाइनली आप पहुंच जाओगे उस जगह और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वहां पहुंच गए। जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं पहुंच गया या मैं पहुंच गई। जल्दी लेकिन कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या करिए, मेंस आंसर राइटिंग वो भी करिए जिनको कुछ नहीं आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ना करें, लेकिन वो ईमानदारी से करें। क्या करें वो, जब मैं सिखाऊं तो फिर सीखें उसे। अगर आप फिर इसे सीखोगे ना तो फिर आपको उस क्वालिटी, देखो मुझे अगर दिल्ली के बारे में कोई, दिल्ली का मुझे पता चल जाए कि दिल्ली नाम की कोई चीज है, तो मैं आराम से जाने की कोशिश करूंगा। नहीं पता होगा तो पूछ लूंगा, फाइनली वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे अगर यही नहीं पता होगा दिल्ली नाम से कोई चीज भी है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करके और इसमें किन किन चीजों को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को हेल्दी बनाया जाए एक सामान्य जानकारी से। ये फोकस हमारा आंसर राइटिंग में होगा। जब आप इन चीजों को इम्बाइब कर जाओगे कि ये चीजें हमें एग्जाम में चाहिए होती हैं आंसर राइटिंग में, तो फिर जब आप कुछ भी पढ़ोगे तो उसमें से वही निकालने की कोशिश करोगे।
जो आपको आंसर लिखने के लिए चाहिए होता है। नहीं तो किताब में तो दुनिया भर भरी पड़ी है, सब कुछ भरा पड़ा है किताब में, तो उसमें से आपको क्या चाहिए ये बड़ा जरूरी है पता हो। ये इसी से ही पता चलेगा, आंसर राइटिंग से ही। इसलिए अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो देख के लिख ले, और भी कुछ नहीं हो रहा है तो यूट्यूब से देख के निकले, कहीं और से देख के लिख ले, पर लिख ले, बिना लिखे ना रहे। और क्लासेस को कंटिन्यूअसली अटेंड करता रहे। इससे जो क्वालिटी कंटेंट है वो खुद से ही वो बनाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चलना शुरू हो जाएगा कि दैट इज द क्वालिटी कंटेंट। और ये कहाँ मिलेगा? तो ये बुक में मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो ये भी वो ढूंढने की कोशिश करेगा, और फाइनली जब वो कोशिश करेगा तो उसे मिल जाएंगी चीजें। मैं दिल्ली और जाने की और कोशिश करूं तो पहुंच ही जाऊंगा, इतना हो सकता है कि 2-4 दिन लेट पहुंच जाऊं। ये तरीका होता है तैयारी का कम समय में करने का, जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें आपको अपने एफर्ट्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है? इसलिए 2-3 बातें मेरे रिजल्टेंट पे वापस चला जाता हूं। एक तो हम लोग आंसर राइटिंग 2 लेवल पे करेंगे, एक तो सब्जेक्ट के लेवल पे, और एक हम लोग एस्से के लेवल पे करेंगे। एस्से हम लोग वीक में 2 दिन रखेंगे, और आंसर राइटिंग विषय की वीक में 3 दिन रखेंगे। कोई एक विषय चुन लेंगे, उस विषय में से मैं एक टॉपिक दूंगा आपको एक दिन पहले ही, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे दूंगा एक दिन पहले ही। आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे कहीं से भी, जो भी आपके पास कंटेंट है। मैं उस क्वेश्चन को लिखकर उसकी फ्रेमिंग करा दूंगा आपको। फ्रेमिंग करने के बाद आप लिखेंगे उसे और मुझे ग्रुप पर भेज देंगे, मैं चेक करूंगा, और उसके बाद अपना मॉडल आंसर लिख के आपको दूंगा। या तो क्लास में लिखवा दूंगा या मैं खुद लिख के दे दूंगा, भेज दूंगा ग्रुप पे। उसे आप अपने पास रख लीजिए, वो आपका नोट्स होगा। अब वो सब्जेक्ट आपका, वो टॉपिक आपका तैयार हो गया। चाहे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, पक्का तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या मेरी इस बात से सहमत हैं? ऐसा ही करें? किसी की असहमति हो तो बताओ, या किसी का कोई सुझाव हो तो बताओ। हाँ हाँ, राधा जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो उसमें मतलब डायग्राम बना सकते हैं, मतलब पॉइंटों को हम्म, नोटेट करवा के। बना सकते हैं, लेकिन बचिए बनाने से। क्योंकि निबंधात्मक शैली और विश्लेषणात्मक शैली दोनों में अंतर होता है। जब आप राइटिंग में जाएंगे, देखो, राइटिंग की कई स्किल्स होती हैं, कई शैलियां हैं। एक उसमें निबंधात्मक शैली है। निबंधात्मक शैली में चीजें पैराग्राफ में लिखी जाती हैं, हेडिंग नहीं डाली जाती हैं, पॉइंट्स से बचा जाता है, पॉइंट्स नहीं लिखा जाता है ना। कोट्स, कविताएं, ये सब लिखते हैं, मुक्त रूप से लिख सकते हैं। डायाग्राम अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कहीं पर, जैसे मान लो आप इकोनॉमिक इशू के ऊपर कुछ लिखने के लिए आए निबंध, और आपको नीति आयोग का कुछ डेटा देना है, तो आप वहां पर कोई फ्लो चार्ट बना के दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि बचो, क्योंकि ये निबंधात्मक शैली नहीं होती डायग्राम को देने की, ये होती है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल। जब आप अपनी बात को कहकर और उसे तथ्यों के साथ सिद्ध करते हो, तब ये विश्लेषणात्मक पद्धति होती है लेखन की। निबंध विश्लेषणात्मक नहीं होता, ये डिस्कोर्स में होता है, एक संवाद के रूप में होता है, जो कि व्यक्ति, लिखने वाला, किसी पढ़ने वाले से करता है। ड्यूअल फॉर्म में होता है, डिस्कोर्स के रूप में होता है। तो आप इसको जितना सरल रख सकते हैं उतना सरल रखिए। निबंधात्मक शैली यही होती है, ठीक है ना? ठीक है सर। तो अगर आपको ठीक नंबर लेने हैं तो उसमें कोई डायग्राम, फ्लो चार्ट, फिगर मत बनाइए, क्योंकि ये आंसर राइटिंग नहीं है, इट इज एन एस्से। एस्से फॉर्म में ये वर्जित होता है, ठीक है ना? और बताओ कोई।
अब मुझे वो विषय बताओ जिसके ऊपर आप करना चाहोगे। सबसे पहले आंसर राइटिंग आज मैं सेट कर देता हूं। कंक्लूजन, किसका कंक्लूजन लिखने के लिए कहा था? खुशी एक सेकंड, मुझे ये बताओ विषय कौन सा रखना है जिसके ऊपर आप सब सहमत हैं आंसर राइटिंग करने के लिए? नेशनल मूवमेंट या ज्योग्राफी? भैया हमारा तो ज्योग्राफी हो रहा है, इसलिए ज्योग्राफी ही रखें। हाँ जी सर, ज्योग्राफी सही है। पहले ज्योग्राफी ले लें। सर हाँ, सर सब्जेक्ट तो आप जो चाहें ले लीजिए, लेकिन जो मुझे लग रहा है यूपी जुडिशरी में मैक्सिमम मेंस में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं वो हिस्ट्री और सर एक एनवायरनमेंट। नहीं नहीं नहीं, आप देखो 4-5 साल के पेपर, 4 सब्जेक्ट के अलावा आ रहा, उसमें से कुछ नहीं आ रहा। 4 सब्जेक्ट आपके मेंस में आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। एनवायरमेंट नहीं आ रहा है उसमें अभी मेंस एग्जामिनेशन में। ये 4 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के आपको मिलने हैं। 80 नंबर आपको यहां से मिलेंगे और 40 नंबर आपके लोकल एक्ट से मिलेंगे। 120 नंबर यहां से हुए, बाकी 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें कुछ हिस्ट्री के होंगे, कुछ करंट से रिलेटेड होंगे। तो बाकी बाकी इसमें बढ़ जाता है करंट से रिलेटेड। इसलिए इन 4 को पहले कर लो। अगर आप 2022 का पेपर उठा के देखोगे या 2018 का पेपर उठा के देखोगे, क्योंकि इतना ही देख लो 2018 से लेके 2022 तक का, क्योंकि लगभग 5 साल तो हो ही गए, तो आपको इन 4 विषयों को पहले तैयार कर लेना है। इन 4 विषयों में मैं आपको 2 देता हूं जो सबसे इस समय सबके तैयार होंगे, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं इकोनॉमी कुछ लोगों का तैयार होगा या हो सकता है कुछ लोगों का हो ही ना। पॉलिटी भी आपने ऐसे ही पढ़ा है, पॉलिटी के नाम पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स नहीं पढ़ी है, तो वो भी आपका मेरे हिसाब से फेल होगा। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने ज्यादातर ने समझा होगा, तो या तो नेशनल मूवमेंट या ज्योग्राफी, मैं समझता हूं कि ज्योग्राफी पहले ले लो, क्योंकि ज्योग्राफी ज्यादातर का हो गया और उसे समझने में मदद मिलेगी आपको। वो एनालिटिकल है थोड़ा सा। 4 क्वेश्चन आजकल वहां से आ रहे हैं, एक पूरा 20 नंबर का सवाल जो कि 4 पार्ट में डिवाइड होगा आपको वहां से मिलेगा। ज्योग्राफी रख लें। अच्छा, ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी आता है आपके में मेंस एग्जामिनेशन में, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें करनी है। क्या कर सकते हैं? रख लें इंडियन ज्योग्राफी। सर हमारी तो ज्योग्राफी हुई भी नहीं है मेरी। नहीं तो मैंने कहा ना, इसमें तो बहुत सारे लोगों की नहीं हुई है। सर बिना मेरी तो हुए बिल्कुल भी नहीं पढ़िए, हुई। कोई बात नहीं, साथ में होगी ना, अभी जब लिखेंगे तो। सर बट हमें अरे किसी नॉलेज नहीं को होगा, कैसे लिखेंगे सर आंसर राइटिंग? हमें तो कुछ पता ही नहीं है ज्योग्राफी में। कोई बुक लेके उसको पढ़ के देखना, और उसके बाद मैं समझाऊंगा ना यहाँ पे। अभी क्या बताया मैंने, इतनी मेहनत की कि मैं समझाऊंगा आप लोगों को, फिर आप आंसर लिखना उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस सर टॉपिक से इससे अच्छा तो रिलेटेड। आप पॉलिटी ले लेते हैं सर, पॉलिटी, क्योंकि सबकी पढ़ी भी होगी सर पॉलिटी तो। किसी की नहीं पढ़ी, किसी की नहीं पढ़ी हुई होगी। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने, पढ़ी है पॉलिटी? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है इसलिए कह रही हूँ। तो वह कॉन्स्टिट्यूशन ही तो पढ़ा है, पॉलिटी थोड़ी पढ़ी है। सर लेकिन थोड़ा बहुत तो पता ही होता है ना, इसलिए ज्योग्राफी का तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। चलो कोई नहीं, ज्योग्राफी रखते हैं, है ना, ज्योग्राफी रखते हैं, क्योंकि पॉलिटी हम लोग बाद में रखेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे भी। इसके बाद हिस्ट्री के बाद पॉलिटी होगी, और उसको वहां ठीक से पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको कर लेंगे। फिलहाल ज्योग्राफी रखते हैं, ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, है ना? सर आ, ट्यूसडे हाँ से रखिएगा, मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ऐसे। हाँ, ऐसा कर लेंगे, मतलब 3 दिन रखेंगे। सैटरडे तो नहीं होती क्लास, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 दिन होगी। तो पहले दिन हम लोग ऐसे ले लेंगे, और दूसरे दिन मतलब मंडे ऐसे ले लेंगे, और ट्यूसडे हम लोग अ, विषय ले लेंगे, अपना सब्जेक्ट ले लेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए सब रेडी है?
बाकी लोग बताओ। सर आप एक बुक रेफर कर दीजिए और टॉपिक पहले बता दिया कीजिएगा कि जैसे टॉपिक आप कल पहले, कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक तो जब पहले, आप हाँ एक सेकंड में टॉपिक कुछ कह पहले रहा हूँ बताएंगे, ये मैंने। हाँ कि जैसे कोई टॉपिक है कल आप कराने वाले हो और आप हमें बुक रेफर कर दो कि इस बुक से पढ़ के रखना, एटलीस्ट पढ़ के रखना, सो देखो दैट जब बुक आप तो मैं बात रेफर नहीं करो। करूंगा कोई भी, सुनो, बुक मैं रेफर आपको कोई कर नहीं सकता। रीजन उसका ये है क्योंकि फिर मैंने बताया ना, मैं कोई एक बुक को कैसे बता दूं जिसमें आपको सब आता हो। एक कोई भी ऐसी बुक नहीं है। लेकिन आप अच्छा क्या ठीक करिए, एनसीईआरटी ले लीजिए। एनसीईआरटी को बोल सकता हूँ 11वीं 12वीं, जिसमें भी इंडियन ज्योग्राफी है उसको ले लो। 11वीं में है या 12वीं में है, शायद 12वीं की में है इंडियन ज्योग्राफी, 11th में है, उसको आप ले सकते हो जिसने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। ठीक है। ओके और बाकी क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर दूंगा ज्योग्राफी के। जैसे पहला जो टॉपिक ज्योग्राफी में होगा, जिससे क्वेश्चंस आए हैं मेंस के, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। मैं चेक करके देख के ग्रुप पे डालूंगा क्वेश्चंस। आप वहां से क्वेश्चन उठा के और उसको लिख लेंगे। टॉपिक भी मैं डाल दूंगा उसका, ज्योग्राफी का जो भी होगा सबसे पहले, उसको आप तैयार कर लेना और उसको हम लोग राइट करेंगे। ज्योग्राफी के लिए सब तैयार हैं। अब ज्योग्राफी की करनी पड़ेगी एक चीज। दूसरा, मुझे ग्रुप बनाना है, तो आप मुझे मैसेज कर देना कि हाँ हमें आंसर राइटिंग ग्रुप में शामिल होना है, तो मैं आपको उसी में ऐड करूंगा। उसी में सबके आंसर्स आएंगे, उसी में मेरा मॉडल आंसर भी जाएगा। तो जिसको जो मटेरियल कलेक्ट करना वहीं से कर लेगा। ठीक है, ये दो काम है। तीसरा, मुझे ये बताओ एस्से किस विषय पर लिखोगे, अब किस सब्जेक्ट पर लिखोगे? चलो मैं ही बताता हूं। देखो इस समय एक बड़ा डिबेट है फेडरल स्ट्रक्चर को लेके इंडिया में। जैसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ने फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारी पॉलिटिक्स की, उसे कई बार बदला है। जब जब सरकारें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आई, तब तब ये देखने को मिला कि फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय ढांचा वो कमजोर हुआ। तो पिछले दिनों भी यही देखने को मिला। अब नई लोकसभा के चुनाव हुए, इसमें फिर से चूंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में कोई सरकार, कोई दल नहीं आ पाया, मिलीजुली सरकार बनी है, तो इसका फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो अब हमारा एस्से का निबंध, एस्से का जो टॉपिक होगा वो होगा फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन पॉलिटिक्स। हिंदी में लिख लीजिए इसे, हिंदी में लिख लो। भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में संघीय संरचना या भारतीय राजनीति में संघीय संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसके ऊपर हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? बताओ। यस सर। फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन पॉलिटिक्स सबका हो गया। इसको तैयार कर लेना है आपको, जहां से भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। कल इसके ऊपर हम लोग निबंध लिखेंगे। सबसे पहले आपको तैयार करके आना है। हाँ राधा, क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन पॉलिटिक्स, कोई क्वेरी है तो पूछो, बताओ। इसके ऊपर लिखना है निबंध। हाँ सर कल के हफ्ते से मुझे दो डाउट थे। एक तो मैंने कहीं हेडिंग पढ़ी थी वोटर टर्नआउट इंक्रीज होगा, एक तो ये था, क्या और क्या एक क्या था, चैलेंज क्या था? वोटर टर्नआउट इंक्रीज होगा। किससे? जो हमने कल ऐसे लिखा था, वन नेशन वन इलेक्शन, वोटर तो इसका टर्नआउट पॉजिटिव। इंक्रीज होगा? हाँ जी सर। कैसे इंक्रीज होगा?
सर यही तो नहीं पता मुझे, मैंने हेडिंग पढ़ी थी ऑलरेडी। नहीं, ये केवल एक असेसमेंट है कि ऐसा हो सकता है, कोई पक्की बात तो है नहीं, क्योंकि देखने में ऐसा आया ही नहीं। देखो 1967 तक भारत में 1951 से लेके और 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन की ही कॉन्सेप्ट थी, जब तक कि 1967 में कुछ विधानसभाओं में मध्यावधि चुनाव नहीं हो गए, कुछ विधानसभाएं भंग नहीं हो गई। तो क्या उसके बाद वोटर टर्नआउट में कमी आई? इससे पहले वोटर टर्नआउट ज्यादा था? तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ये पक्की बात नहीं है। देखो हमेशा जब कोई डिस्कोर्स हो रहा हो, हमेशा याद रखना, जब किसी ऐसे को आपको संवाद के रूप में लिखना है, डिस्कोर्स फॉर्म में लिखना है, तो आप ये जरूर करेंगे कि ऐसे तथ्यों को लिखें उसमें जो कुछ अच्छे रिलायबल हों, है ना, कुछ अच्छे इस तरीके के हों जिनके ऊपर एक बहस की जा सके। क्लियर है ना? आसानी से खारिज नहीं की जा सके। हाँ जी। सर एक और था इसमें चैलेंजेस में, मैंने हेडिंग पढ़ी थी हाँ, अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट्स, तो आपने कुछ बताया भी था कल इसके बारे में, बट मुझे अकाउंटेबिलिटी डाउट था। क्या क्या क्या? अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट्स। अब मेरे ध्यान नहीं है, देखो बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी इफेक्ट्स, और ऐसे याद भी नहीं आएगा कि इस हेडिंग से तो मुझे कुछ याद नहीं है। आप लोग इस पे ऐसे लिखने की कोशिश करना जो कल वन नेशन वन इलेक्शन था, क्योंकि मुझे केवल एक ऐसे आया और किसी ने नहीं लिखा। जब तक आप लिखोगे नहीं, मेरे पास कोई पेंसिया नहीं है आपको ऐसा लिखने सिखाने का। आपको तभी सीख पाओगे जब आप उसको लिखोगे। ठीक है, तो आपको ये कल के लिए होमवर्क है। आज हम लोग इसको यही रोकेंगे, कल हम इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे, और कल हम अच्छा, उसका वन नेशन वन इलेक्शन का कंक्लूजन लिखना था, है ना? अच्छा, सर अभी जो आपने सर जो यूपी जुडिशरी के लिए जो टॉपिक बताए थे, हाँ, आपने सर वो एक बार दोबारा से प्लीज बता सकते हो कि कौन कौन देखो से पढ़े जिससे हमारा निकल जाए। यूपी जुडिशरी में 4 सब्जेक्ट आपको मेंस एग्जामिनेशन में पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ मेंस की बात हो रही है तो मैं मेंस की चर्चा करूंगा। 4 सब्जेक्ट आएंगे। 4 सब्जेक्ट में से 20 नंबर के क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको पॉलिटी में से, बड़े क्वेश्चन 5-5 नंबर के, 20 नंबर के, तो वो आएंगे। और पॉलिटी में भी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आएगा, और विशेष तौर पर पार्लियामेंट को फोकस करते हुए वो पूछते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पूछते हैं आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछते हैं। तो 4 तो क्वेश्चन वहां से, यानी 20 नंबर तो वहां से आएगा। 20 नंबर के का ही आपको इकोनॉमी से मिलेगा 5-5 नंबर के 4 सवाल 75 वर्ड्स में लिखने के लिए। ये भी अच्छे आते हैं, अच्छा लेवल है। पिछले 2022 में बढ़िया लेवल उन्होंने दिया। 4 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के ही आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर से मिलेगा, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में ही 2-2 नंबर के मिलेंगे जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होते हैं। एक आध क्वेश्चन मेडिवल इंडिया से मिल सकता है, और एक आध क्वेश्चन आपको एंशिएंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर से मिल सकता है। बाकी बड़े क्वेश्चन आपको कम से कम 3 नेशनल मूवमेंट से ही मिलेंगे, जिसे हम लोग अब पढ़ रहे हैं। यहां से आएगा 3 क्वेश्चन आएंगे बड़े, यहीं से मिलेंगे। एक क्वेश्चन बड़ा आपको आर्ट एंड कल्चर से मिलेगा, एंशिएंट इंडिया, और एक नंबर 2-2 नंबर के 1-2 सवाल आपको मिल जाएंगे मेडिवल हिस्ट्री की आर्ट एंड कल्चर से, या मेडिवल हिस्ट्री में किसी टॉपिक से, जैसे मनसबदारी पूछ लिया था उन्होंने पिछली बार। ये हुआ, और 3 हो गए। चौथा मिलेगा आपको, 4 क्वेश्चन मिलेंगे ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी आएगी। इंडियन ज्योग्राफी में भी मैंने ये ट्रेंड पकड़ा है कि 2 क्वेश्चन वो भारत में वाटर मैनेजमेंट से पूछते हैं, वाटर क्राइसिस एंड वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। जैसे उन्होंने नेट ग्रिड से पूछ लिया, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम से पूछ लिया, और जल ग्रिड परियोजना से उन्होंने पूछ लिया था, है ना। यहां से वो पूछ रहे हैं। दोनों तीनों बार आया है लगातार 2 सालों में, 3 सालों में, जैसे 2015 में, 2018 में और 2022 में 2-2 क्वेश्चन उन्होंने
वाटर मैनेजमेंट से पूछे हैं। ये 4 सब्जेक्ट के सवाल तो आपके ये बिल्कुल क्लियर हो गए 80 नंबर के। इसमें अगर 2-2 नंबर के और जोड़ लें हम तो यहां से 100 नंबर का मिल जाएगा आपको इन 4 सब्जेक्ट से ही जीएस में। मतलब बड़े सवाल ही मिल जाएंगे इतने के, है ना। छोटे सवाल फिर इन्हीं सब्जेक्ट में से आपको मिलेंगे, 1-1, 2-2 नंबर के। कुछ करंट का पोर्शन मिलेगा, जैसे 20 से 25 नंबर का आपको करंट मिल जाएगा, और 40 नंबर का आपको मिलेगा लोकल लॉस से। कभी 30 का पूछ लेते हैं, कभी 40 का, जैसे इस बार 40 का आया है। इससे पहले नहीं आता था उतना, लेकिन इस बार 40 क्वेश्चंस का उन्होंने दिया। हमेशा याद रखना, अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम में लोकल लॉस से कुछ ज्यादा पूछा उन्होंने तो मेंस में नहीं पूछेंगे। प्रीलिम्स में अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया है ज्यादा तो फिर मेंस में नहीं आएगा। मेंस में तभी आएगा जब प्रीलिम्स में कम आया हो। इस बार प्रीलिम्स में नहीं आया था लोकल लॉस का, तो उन्होंने मेंस में 40 नंबर का पूछा है। ये आपका मोटा मोटा एक आइडिया है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो मैं आपको करा सकता हूं वो ये है कि कम से कम 100 नंबर ये बड़े वाले क्लियर कर लो, क्योंकि इसी में नंबर कटने की संभावना रहती है। 2-2 वाले में नंबर नहीं कटेंगे आपके, वहां तो आपको पूरा मिलेगा। एक लाइन का होता है, अगर आपने ठीक लिखी है तो पूरा मिल जाएंगे। यहाँ 60 से 70% तक आप ले सकते हो बढ़िया लिखने पर। यानी 5 नंबर का सवाल है तो 3 से 3.5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, अगर आप फॉलो थ्रू में ठीक लिखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक रखते हैं। कल मिलते हैं। कल ध्यान रखना इसके ऊपर, फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके ऊपर निबंध लिखेंगे कल। जो कंक्लूजन है वो भी हम लोग कल लिख लेंगे। जो कल वन नेशन वन इलेक्शन का कंक्लूजन बच गया था उसको भी हम लोग लिखेंगे। क्लियर है, चलो ठीक है, यहां तक रखते हैं। सर ये फेडरल स्ट्रक्चर वाला कितने वर्ड्स का करना है? ऐसे है तो आपको 500 शब्दों में तो लिखना ही पड़ेगा कम से कम। आपको 500 का तो आता ही है, चाहे जितने का लिख दो, 1000 का लिख दो, क्या दिक्कत है। यूपीएससी वाले 1000 का लिख देंगे, 750 का तो लिख ही दें यूपीएससी वाले। जुडिशरी वाले सब 500 तक जाना है उन्हें, तो लिख के नहीं भेजना है अभी मुझे। आपको इसके ऊपर कंटेंट तैयार कर लेना है। मैं आपसे कल पूछूंगा, आप मुझे बताओगे, जैसे कल हम लोगों ने किया वैसा ही करेंगे कल भी। आप मुझे बताओगे, कंटेंट इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद फिर आप लिखोगे इसे घर अपने आराम से, और फिर इसका एक मॉडल ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू। और जिनको ज्वाइन करना है वो मुझे मैसेज जरूर कर देना, मैं उन्हीं को ग्रुप में ऐड भी करूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उतनी कापियां चेक करना। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।